दोस्तों, काठमांडू नेपाल की रहने वाली 20 से 22 साल की शिखा जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, उसको यह नहीं पता था कि उसकी यह खूबसूरती उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। वो दुबई में जिस अंसारी के यहाँ काम करने गई थी, उस अंसारी ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। अब उस अंसारी ने उसके साथ लगातार बलात्कार किया करता था। शिखा को उसने कई बार गर्भवती भी किया। वो अंसारी शिखा की जवानी का दीवाना हो गया था। दोस्तों, यह कहानी रूह को हिला देने वाली कहानी है। दरअसल शिखा का वह अंसारी दीवाना हो गया था। कहानी में बने रहिए। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शिखा परिवार में सबसे छोटी शिखा होती है। उम्र लगभग 20 से 22 साल, दिखने में बेहद खूबसूरत। एकदम मतलब शिखा को देख के लगता था कि वह किसी रईस घर की लड़की है। जो परवीन थापा का परिवार था, उसमें कुल मिलाकर 5 लोग रहते थे। अब कमाने वाला सिर्फ एक परवीन थापा। परवीन थापा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अब जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन परवीन थापा जितना कमाते थे, उससे उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। एक दिन विवेक मुखिया नाम का एक आदमी, जो पेशे से दलाल था, उसका काम दलाली का था, मतलब लोगों को बाहर भेजने का काम करता था, अरब देशों में भेजने का काम करता था। वह एक दिन परवीन थापा के पास आता है। परवीन थापा से बोलता है कि देखो, तुम्हारी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटी को दुबई भेज देता हूँ। वहां पर एक अंसारी के यहाँ खाना बनाने वाली लड़की की जरूरत है। अब परवीन थापा जो थे, वह सोचने लगते हैं कि देखो, अच्छी नौकरी है। जो विवेक मुखिया होता है, उसने बताया था कि अगर तुम्हारी बेटी एक बार दुबई चली जाती है, तो वहां से बहुत सारा पैसा तुम्हारे लिए भेजेगी। मतलब वहां बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा कमाएगी कि तुम्हारे घर की हालत स्थिति सही हो जाएगी। अब परवीन थापा विवेक मुखिया से पूछते हैं कि फिर कैसे भेजा जाएगा। विवेक मुखिया बोलते हैं कि जो कागजात है, वो सारे चीज़ें, पासपोर्ट हैं, वीज़ा है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस यह बताओ कि तुम्हारी बेटी को दुबई भेजना है या नहीं भेजना है। अब परवीन थापा थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि अकेली बिटिया को दुबई भेजना पता नहीं अच्छा है या नहीं है। वह विवेक मुखिया से बोलते हैं कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने परिवार से पूछता हूँ, उसके बाद में जैसी राय बनती है मैं आपको बताता हूँ। अब परवीन थापा इस बात का जिक्र अपने घर में करते हैं। वो अपने परिवार में बताते हैं कि देखो, दुबई में काम है और अच्छी खासी सैलरी है, एडवांस में भी हमें 2 लाख दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। अब घर वाले सोच में पड़ जाते हैं और कुल मिलाकर यह फैसला करते हैं कि ठीक है, शिखा को हम कमाने के लिए दुबई भेज देते हैं। 2 दिन बाद परवीन थापा विवेक मुखिया को फोन करता है और कहता है कि हम तैयार हैं अपनी बेटी को भेजने के लिए। आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या की जाएगी, इसमें अब विवेक मुखिया बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वह परवीन थापा के घर में आता है। उसके बाद वो परवीन थापा से विवेक मुखिया बोलता है कि देखो, कुछ कागजात की जरूरत है, वह कैसे बनवाना है, कब बनवाने हैं, वह मेरी जिम्मेदारी है। आप बस मुझे शिखा के कुछ कागजात दे दो। जो शिखा का परिवार था, वो कुछ कागजात जो विवेक मुखिया ने मांगे थे, वो दे देता है। उसके बाद विवेक मुखिया वह कागजात लेकर वहां से चला जाता है। अब जो परवीन थापा की फैमिली थी, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है कि चलो, इतने दिन बाद अब शायद अच्छे दिन आ गए हैं हमारे परिवार के। लोग इसी खुशी में सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब सोचने लगते हैं कि अगर बिटिया बाहर चली जाएगी, इतना सारा पैसा कमाएगी, तो उसकी ज़िंदगी आसान तरीके से चलने लगेगी। 20 नवंबर 2020 को काठमांडू से चलकर रियाद को जाने वाली एक फ्लाइट में शिखा और कुछ लड़कियों को बिठा दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप जब रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगी, तो वहां पर रियाज खान नाम का एक आदमी मिलेगा, जो तुम लोगों को तुम्हारे काम तक पहुंचा देगा। अब यहाँ सारी लड़कियां तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं। वहां जब एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं, तो एक रियाज खान नाम का एक आदमी मिलता है। वह आदमी इन लोगों को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद
इन सबको एक गाड़ी में लेकर जाता है। इसके बाद जिसका जहां पर काम था सबको पहुंचा दिया जाता है। अब शिखा को भी उसके काम के हिसाब से एक अंसारी के यहाँ भेज दिया जाता है। उस अंसारी का नाम करीम खान था। करीम खान की 2 बीवियाँ थीं और उन 2 बीवियों से 11 बच्चे थे। ये सब अब शिखा को काम समझा दिया जाता है कि तुमको घर का खाना बनाना है और बच्चों का देखभाल करनी है। शिखा को एक कमरा दे दिया जाता है और उसमें अटैच बाथरूम भी दे दिया जाता है। अब शिखा अपने काम पर लग जाती है, रोज वो खाना बनाती है, बच्चों का देखभाल करती है और अपनी जिंदगी काटने लगती है। लेकिन जो करीम खान था, जिस दिन से उसने शिखा को देखा था, वह शिखा को पाने के लिए मचल रहा था। वह कहीं ना कहीं सोच रहा था कि शिखा अगर उसको मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। एक दिन रात को वह शिखा के कमरे में पहुंच जाता है। शिखा सो रही होती है। अचानक वो करीम खान को देखती है तो उठकर बैठ जाती है। वो कहती है कि साहब, आप इतनी रात को आ गए हैं। करीम खान कहते हैं कि हाँ, बस ऐसे ही दिल किया आ गया। तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमको अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर के जो शिखा थी वह सन्न रह जाती है। वो कहती है कि नहीं साहब, आप बड़े लोग हो, मैं आपकी कैसे बेगम बन सकती हूँ, फिर आप उम्र में मुझसे इतने ज़्यादा बड़े हैं। करीम खान कहता है कि देखो, मेरी बात मान जाओ, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। अब शिखा यह सुनकर डर जाती है, लेकिन वह करे तो क्या करे। अंसारी शिखा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले शिखा बहुत विरोध करती है, लेकिन डर के मारे वो समर्पण कर देती है। अंसारी शिखा को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। उसके बाद शिखा से बारी बारी 3 बार बलात्कार करता है। शिखा की मासूमियत को रौंद कर रख देता है। इस बलात्कार के बाद शिखा करीब 2 से 3 दिन तक बीमार रहती है और टेंशन में रहती है कि अब वह करे तो क्या करे। लेकिन अब तो वह फंस चुकी थी। शिखा करे भी तो क्या करे। उसके सामने बहुत सारी मजबूरियां थी, परिवार की टेंशन थी। परिवार पहले से ही इतना गरीब था और करीब 2 लाख एडवांस में दिए हुए थे, वो भी चुकाने थे। अब शिखा करती तो क्या करती। वो अंसारी के जुल्मों को सहने लगती है। अब शिखा को जुल्म को सहते हुए करीब 6 से 7 महीने हो गए थे। कई बार शिखा ने सोचा कि ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दे, लेकिन जब भी वह परिवार वालों को फोन करती वो बेहद खुश नजर आते। वो कहते हैं कि बेटी, जब से तुम यहाँ से गई हो हम सबके दिन बहुत अच्छे हो गए हैं, हम सबकी जिंदगियां बहुत अच्छी से कट रही हैं, अब सारे कष्ट दूर हो गए हैं। जब शिखा यह सुनती है तो सोचती है कि अब करूं तो क्या करूं। अगर मैं घर वालों को बता रही हूं कि यहाँ अंसारी मेरे साथ जुल्म कर रहा है तो वह क्या सोचेंगे। अब यह सोच में जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। एक दिन अचानक शिखा के पेट में दर्द होता है। वह पास के हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ चेकअप करवाती है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो पता चलता है कि शिखा तो गर्भवती हो गई है। अब शिखा यह सुनकर सन्न रह जाती है कि मैं गर्भवती कैसे हो गई हूँ। अब वह अस्पताल से तुरंत वापस आती है और यह सारी बात अंसारी करीम खान को बताती है। करीम खान कहता है कि यह तो बहुत छोटी बात है। वह उसको उसी अस्पताल में ले जाता है और उसका वहां पर ऑपरेशन करा देता है, यानी कि बच्चा गिरवा देता है। शिखा का ऑपरेशन होने के बाद जब शिखा घर आती है तो अंसारी थोड़ा दिन इंतजार करता है कि यह कब सही होगी और फिर से मैं इसके जिस्म से खेलूंगा। दरअसल शिखा दिखने में वाकई बहुत खूबसूरत थी। जो भी शिखा को देखता था देखता ही रह जाता था। यहाँ तक अंसारी की जो दोनों पत्नियां थी, उसने जब से शिखा को देखा था उनको डर लगने लगा था कि कहीं ये अंसारी शिखा से तीसरी शादी ना कर ले। लेकिन जिंदगी चलने लगती है। अब जब शिखा थोड़ी सही होती है तो अंसारी फिर शिखा के जिस्म से खेलने लगता है। अब शिखा को भी अंसारी की आदत सी होने लगी थी। अंसारी को जब भी मौका मिलता शिखा को रौंद कर रख दिया करता था। शिखा करे भी तो क्या करे। उसके परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और परिवार ने जिस विश्वास से शिखा को भेजा था वह विश्वास कैसे शिखा तोड़ दे। अब यह करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन शिखा के पेट में दर्द होता है और शिखा उसी अस्पताल में जाती है। फिर पता चलता है कि शिखा प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती है।
अब शिखा को वहां एक बात और पता चलती है कि यहाँ पर एक एनजीओ भी काम करती है जो अप्रवासी लोगों की मदद करती है। यानी जो लोग बाहर से सऊदी अरब में आते हैं उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वह लोग मदद करते हैं। अब चुपके से शिखा एक एनजीओ वाले के पास जाती है और उससे बताती है कि मुझे बचा लो और मुझे मेरे देश नेपाल वापस भेज दो। वह एनजीओ वाला पूछता है कि आपके साथ हुआ क्या है। शिखा सारी घटना बता देती है। अब यह सुनकर जो एनजीओ का आदमी था वो भी सन्न रह जाता है। अब एनजीओ तुरंत हरकत में आ जाती है। सबसे पहले वह शिखा को उस अंसारी के चंगुल से छुड़ाना चाहता है। हालांकि इस अंसारी से शिखा का छूटना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस अंसारी ने बहुत कोशिश की शिखा को उसके घर पर रहने के लिए। शिखा मानी ही नहीं। अब अंसारी से शिखा को भारी मुआवजा दिलवाया जाता है। उसके बाद शिखा को खौफनाक यादों के साथ वापस नेपाल भेज दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10,000 लड़कियां हर साल गल्फ देशों में भेजी जाती हैं, यानी कि खाड़ी देशों में भेजी जाती हैं। उनमें से बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल यह नंबर 1 पर है। यह लड़कियां वहां पर सिर्फ शेखों की अय्याशी के लिए भेजी जाती हैं। कुछ लड़कियां तो मर जाती हैं, कुछ लड़कियां का तो पता नहीं चलता और कुछ लड़कियां शिखा जैसी हिम्मत वाली होती हैं जो वापस अपने देश लौट आती हैं। फिलहाल यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस है वह अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था कि आप लोग अपने बच्चे को, अपने लड़की को, अपने लड़के को जहां भी भेजें पहले उन लोगों को पहले अच्छी तरीके जान लें, पहचान लें कि वहाँ के लोग कैसे हैं और अपने बच्चों के साथ लगातार बातें करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।